Co-powered by Canara Bank. Together we can. LIC हर पल आपके साथ. Real estate partner Signature Global. Realty Reliability Responsibility. प्रायोजक मोतीलाल ओसवाल. Think Equity, Think मोतीलाल ओसवाल. और केपरी लोन्स. फर्ज निभाते हैं. नमस्कार, बजट के इस मार्केट स्पेशल शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और अगर आप बजट के बाद बाजार को समझना चाहते हैं तो अगला 1 घंटा मेरे साथ आपको रहना है, क्योंकि ये 1 घंटा आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि बाजार के कुछ ऐसे बड़े महारथी मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद बजट से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बाजार के डायरेक्शन पर, इकोनॉमी की सिचुएशन पर और दुनिया भर के माहौल पर आपको पूरा का पूरा नज़रिया मिलेगा। स्टूडियो में मेरे साथ 3 बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में आ चुके हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला साहब हमारे साथ हैं। साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब भी मेरे साथ हैं। एबेकस एसेट मैनेजर LLP के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब हैं। और एक और ख़ास मेहमान है जो स्टूडियो में तो नहीं है लेकिन स्टूडियो के बाद आज अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। कोटक म्यूचुअल फंड के ग्रुप प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बजट आ चुका है, इंटरिम बजट था। वैसे सबको पता था कि इंटरिम बजट में थोड़ा कुछ कमी होगा, पूरा बजट नहीं होगा। और वित्त मंत्री जी ने शॉर्ट में समझा भी दिया, ख़त्म भी किया। लेकिन रामदेव सर, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। ठीक था बजट? एकदम बहुत बढ़िया था। एक्चुअली 5.1% बोला ना, मैं बोला ये लोग एकदम कॉन्फिडेंट है कि भाई हमको कुछ पॉपुलिस्ट नहीं करना है और एकदम जो सही है उससे भी ज़्यादा सही करना है। सो उस टाइप का मतलब जो फिस्कल कंसोलिडेशन की जो बात की और आई थिंक टारगेट दिया है 4.5 नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ समझिए। जी जी। सो मतलब एक बहुत ज़बरदस्त 4.5 वित्त वर्ष 2026 में जो टारगेट दिया नेक्स्ट ईयर का, उसमें मैंने पहली बार एक लैंग्वेज सुनी सर कि हम उसके नीचे रखेंगे। मतलब उसमें भी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं। तो आज तक ये था कि अगले साल का हमारा टारगेट ईयर हम सोचते हैं अच्छा 4.5 बोला है, 4.75 भी आ गया तो ठीक है। मतलब हमेशा उस नंबर पे आप क्वेश्चन मार्क रखते थे। लेकिन उसको कैसे समझे जब वो कह रहे कि हम 4.5 से नीचे रखेंगे, इसका क्या मतलब? मुझे ऐसा लगता है कि इनको इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जो है ना, जो पूरा इकोनॉमिस्ट हो रहा है या जो मैनेजर्स हैं इकोनॉमी के, जो उन्होंने बनाया मसाला, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि अब देखिए IMF ने बोल दिया कि 6.5% फॉर नेक्स्ट ईयर जी। तो इनको कॉन्फिडेंस है कि हम 7-7.5% ले लेंगे। उसका एक कारण और भी है, जो बॉयंसी है कैपिटल मार्केट्स में जी, उसी कारण से बहुत बड़ा वेल्थ इफेक्ट है। उसको मेजर नहीं कर सकते अपन कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0.5% है 1% है, बट दैट इज ओवर एंड अबव जो आप इंफ्रा से जो काम कर रहे हैं नीचे से, उसका इफेक्ट तो है ही अच्छा। लेकिन जो आपको 1% का एक्स्ट्रा बॉयंसी दे रहा हो वो दैट इज कमिंग फ्रॉम द वेल्थ इफेक्ट, वो दैट इज द एक्स्ट्रा मार्जिन दे हैव इन देयर पॉकेट। 1% की एडिशनल ग्रोथ जो स्टॉक मार्केट से या कैपिटल मार्केट से निकल कर आ रही है वो भी कंफर्ट दे रही है। मधु सर, आपका भी पहला रिएक्शन, बैलेंस बजट अच्छा है, कैसे कहेंगे? आई थिंक बहुत ही बढ़िया है अनिल जी। देखो ऑनेस्टली जब तक हो नहीं गया तब तक हो नहीं गया। इलेक्शन ईयर था तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि हो सकता है थोड़ा पॉपुलिस्ट हो जाए बजट, या थोड़ा कुछ पॉपुलिज्म की स्कीम्स आए, पर वो नहीं आई। मैं जो रामदेव भैया ने बोला ना, वहाँ उसको आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहूँगा, एक जो सब लोग मिस कर रहे हैं ना, विच इज़ द वेल्थ इफेक्ट ऑफ ऑल द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। करेक्ट। इनका 3.5 साल पहले 13 लाख करोड़ का टोटल वैल्यू था, अभी वैल्यू हो गया 50 लाख करोड़ के ऊपर। गवर्नमेंट के पास रिलेटेड से वेटेड एवरेज 60% होएगा सब कंपनी का मिला के। तो गवर्नमेंट का वैल्यू था 60 लाख करोड़ रुपया, वो अभी हो गया 30 लाख करोड़, राइट? 4 गुना। ये सब नंबर में अनिल भाई कहीं पे उसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है ना। व्हाट आर वी टॉकिंग? 50,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट करना है, मतलब गवर्नमेंट को बेसिकली क्या 0.1% बेचना है अब व्हाट दे ओन, राइट, इफेक्टिवली स्पीकिंग। करेक्ट। तो एक ये है। दूसरा जो है ना, बिकॉज ये पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है इतने सालों से, जो म्यूटेड रहा है, एंड आपको ध्यान हो तो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला था कि शेयर बाजार में जो सरकारी कंपनी हैं, वो सेंटेंस उन्होंने बोला, वहाँ से कई सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां 3-3, 4-4, 5-5 गुना हो गई है। तो मुझे लगता है वो भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस है इनको कि कभी भी जब जरूरत पड़ेगी, लेट्स से दे कम एंड दे कम विद अ फुल मेजॉरिटी, तो आई एम वेरी सर्टन that some of the really good assets will get strategically divested, and वो तो कहीं पे नंबर में नहीं है। And इसीलिए मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस है of below 4.5%।
बिलो 4 है। तो आपने नोटिस की ना वो लैंग्वेज है ना। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना अनिल भाई, जहाँ पे हमारे को बैलेंस शीट प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ P&L प्रॉब्लम है। करेक्ट, वेल्थ है assets है। वेल्थ है पूरी, और अब वो वेल्थ को वो लोग हार्नेस कर रहे हैं, और इनको भी पता चल गया है, राइट, कि क्या ये वैल्यू बन सकता है। करेक्ट। और अभी भी ये 278 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उसमें से बहुत सारे कोहिनूर हीरो तो अभी लिस्ट भी नहीं हुए, जो सरकारी कंपनियां ओन है। अब आप किसी को लगा था कि ईडा का लिस्टिंग होएगा और ये 32 रुपए का भाव 180 रुपए हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और मुझे याद है, अब तो खैर ये तो टॉक ऑफ द टाउन है, पिछले 8-9 महीनों से तो जिस तरह की सरकारी कंपनियों में तेजी हुई है, 2-2.5 साल से शायद आप मार्केट में पहले आदमी थे, अकेले थे उस समय, जब आपने मुझे आके इंटरव्यू दिया, कहा कि सरकारी कंपनियों में अनाप है, तब हम भी सोचते अच्छा मधु भैया को सरकारी कंपनियां पसंद आ रही है, लेकिन क्या तेजी बनी है, क्या वेल्थ बनी है। मेरे ख्याल से इस पूरे बुलेट में सबसे ज़्यादा पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। 100%। और मैं बोला अनिल भाई, पूरा बास्केट 4 गुना हो गया। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो किसी पब्लिक को नहीं जानता हूँ जिसका पोर्टफोलियो ऐसा 4-5 गुना हो गया होगा 30 साल के अंदर। पूरा पोर्टफोलियो है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टफोलियो 4 गुना हो गया। बिल्कुल, और कुछ ना करो, जो रामदेव सर कहते हैं बाय राइट सिट टाइट, वैसा वाला हाल है सर। तो एकदम तो बॉट है पूरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिट टाइट है। सुनील सर, आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब आपके हिसाब से कैसा रहा है बजट, वो समझिए। देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ जो हुई है ना लास्ट 3-4 साल से, बहुत कंसिस्टेंसी है थॉट प्रोसेस में। और आई थिंक कोई भी कंट्री में अगर ये कंसिस्टेंसी आ गई थॉट प्रोसेस की, रेगुलेशंस को लेके, एक पूरा एक जो ट्रेजेक्ट्री है कि भाई हमको फिस्कल कंसोलिडेशन भी करना है, और पैसा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्चा करना है, और हमको टैक्स में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। आई थिंक उससे है ना, ये जो पहले नॉइज़ होती थी ना, और हर बजट में आप चेंज करो, LLP से प्राइवेट लिमिटेड करो, उससे ये करो, उससे वो करो, वो सब आई थिंक वो सब नॉइज़ से हम दूर हो गए हैं। जहाँ तक फिस्कल कंसोलिडेशन का सवाल है, आई थिंक ये इन्होंने 4.5% लास्ट ईयर भी बोला था। इट इज़ गुड दैट दे स्टक टू दैट, और ये 5.9 का 5.8 हो गया है। खाली इसमें एक ये इंटरिम बजट था। करेक्ट। तो अभी इसमें माइक्रो एनालिसिस अभी भी हुई नहीं है। जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है, इन्होंने एक्सपेंडिचर सिर्फ 4% पकड़ा है ग्रोथ। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू बेसिकली से दैट ये 5.1 होगा कि नहीं होगा, या 4.5 होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे किंतु परंतु होंगे, बट ट्रेजेक्ट्री बहुत ही क्लियर है। जैसे मधु ने बोला बस बैलेंस शीट तो बहुत अच्छी हो गई। 30-35 लाख करोड़ की वेल्थ है, अगर 10-12 लाख का अगर फिस्कल डेफिसिट है भी तो क्या फर्क पड़ता है, बैलेंस शीट में तो है ही। और वो 5% डिविडेंड यील्ड के बदले 6% डिविडेंड यील्ड कर देवे तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत ही नहीं। करेक्ट। और थोड़ा लोग बोल रहे थे नहीं 15% बढ़ाना चाहिए था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ का 11.1 किया है, लेकिन वो 10 लाख करोड़ खर्चा नहीं कर पाए। रिवाइज बजट एस्टिमेट में 9.5 लाख करोड़ ही है, तो 9.5 लाख करोड़ 9.5 पे 11.11 है, 11.1 है, तो वो 16-17% वो भी ग्रोथ है। तो आई थिंक सब तरह से बहुत ही एकदम सरल, सिंपल, शॉर्ट, नो जार्गन्स, नथिंग। तो नीलेश भाई से पूछता हूँ, नीलेश भाई क्या ये वो वैसा बजट है कि ढूंढते रह जाओगे, मतलब आप लेंस लेके बैठे कुछ तो गलती निकालो, किधर तो निकालो, कुछ तो ऐसा होगा रीड बिटवीन द लाइंस, फाइन प्रिंट में जो मतलब अच्छा ये कहाँ से गूगली आ गई, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं अनिल भाई, ये बजट उम्मीद से आगे का बजट है, और इसको अगर एक संस्कृत के सुभाषित में वर्णन करे तो सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। Happiness comes from upholding dharma. Dharma is based on wealth, and wealth itself results from the state. राम जन्मभूमि मंदिर का कॉन्सिक्रिएशन धर्म है। ये बजट उस वेल्थ को सपोर्ट कर रहा है धार्मिक रूप से, और एक राज्य खड़ा है पीछे जो रूल ऑफ लॉ या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, निवेश का आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो ये बजट अगर एक बचपन में एड देखी थी उसकी भाषा में कहूँ तो सिटीजन्स प्राइड एंड पियर्स एनवी बजट है। वो ओनिडा वाला नेबर्स प्राइड, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी, उसी पर एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें एक चीज है, नीलेश भाई प्राइड, इक्विटी वालों की एनवी वाला मामला भी, ये तीन जो इक्विटी हार्ड और इक्विटी वाले बैठे, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे ये कहा कि ये वाला बजट है ना इक्विटी का कम है, डेट और फिक्स इनकम का ज्यादा है। नीलेश भाई और आप अकेले हैं डेट फिक्स इनकम वाले, तो ओरिजिनली वहां से आप इक्विटी में, ये तो तीनों हार्ड और
सही कह रहा हूँ ना सर? पैदाइश ही हम लोग। पैदाइश ही है, बिल्कुल। तो ये बजट आपके लिए बना है? अनडाउटेबली इस बजट में डेट मार्केट को सपोर्ट मिला है। फिस्कल डेफिसिट का नंबर उम्मीद से कम आया, बहुत कम आया। क्रॉस बोरोइंग प्रोग्राम जो है वह भी जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का यूज करते हुए उम्मीद से कम आया है। नेट बोरोइंग प्रोग्राम पिछले साल से थोड़ा कम है और डेट एफपीआई की फ्लो की वजह से ब्याज के दरों में मार्केट यील्ड में कटौती होने के अच्छे चांस है। बट अनिल भाई, ब्याज की दरें कम होगी तो इक्विटी के वैल्यूएशन को भी सपोर्ट मिलेगा। ब्याज की दरें कम होगी तो निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्याज की दरें कम होगी तो कंजम्पशन को भी सपोर्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली डेट और इक्विटी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। डेट और इक्विटी दोनों साथ साथ जरूर चलते हैं। और वो उस हिसाब से मधु सर आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ये मान सकते हैं कि फिर अब तो आरबीआई गवर्नर को इतनी बैकिंग मिल गई है बजट देख के कि उनको इंतज़ार नहीं करना है कि फेड चेयरमैन रेट काटे उसके बाद मैं काटूँ? 8 तारीख को मीटिंग है सर, ये अगले हफ्ते ही। 8 तारीख, हाँ अगले हफ्ते ही। आई डोंट नो कि वो इतना जल्दी आरबीआई का होगा कि नहीं होगा। आई थिंक मोर देन द बजट वो लोग हो सकता है इन्फ्लेशन को ज़्यादा देखेंगे टू कट द रेट। और वैसे भी अपना कोई फेड के ऊपर डिपेंडेंट था ही नहीं, ये साइकिल में वहाँ पे कुछ हो रहा था, यहाँ पे कुछ और ही हो रहा था। बिल्कुल। तो अपना जो इंटरेस्ट रेट है इट हैज नेवर बीन सो डाइवर्जेंट एज कंपेयर्ड विथ अमेरिका और यूरोप, राइट। सो मुझे लगता है इंडिया का अपना एक चाल है और इंटरेस्ट रेट कट तो होने वाला ही है। कि द क्वेश्चन है कि अभी ये मीटिंग में होएगा कि 3 महीने बाद होगा। बिल्कुल ठीक बात। रामदेव सर, जो 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 और 11% वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल वो 11 के आंकड़े पे मतलब माहौल बनाया है। कितना फ़ायदा इसका हो सकता है? और कुछ लोग मानो शायद जैसा आपने सुनील जी ने भी कहा कि थोड़ा लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादा हो सकता था, लेकिन क्या ये काफ़ी है ग्रोथ बढ़ाने के लिए? देखिए लास्ट ईयर इन्होंने कुछ बढ़ाया था, 10 लाख या कुछ किया था। हाँ, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सिस्टम में तो आपको देखिए, ये तो बजट तो कैश अकाउंटिंग है, आपको 31 मार्च तक खर्च करना ही पड़ेगा। आपको नहीं खर्च हुआ तो आगे कैरी हो जाता है या अगले बजट का पार्ट हो जाता है। करेक्ट। तो ये जो लास्ट ईयर का जो बजट था, क्लियरली नंबर से दिख रहा है कि दे हैव नॉट बीन एबल टू एब्जॉर्ब और दे हैव नॉट बीन एबल टू स्पेंड। तो उसको और बढ़ा के कुछ बहुत फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एकदम से बढ़ेगा नहीं। तो 12 के ऊपर 12, तो आपने जो लॉन्ग साइकिल जो प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, आप देखिए ना एल.एन.टी का प्रोजेक्ट्स का एल.एन.टी का ऑर्डर बुक देखिए कितना बड़ा है और उसका एग्जीक्यूशन देखिए। तो ऑर्डर बुक कुछ 4 लाख करोड़ का कुछ ये हो गया है और एग्जीक्यूशन तो 1-1.5 लाख करोड़ है। सो सब जगह जो है ना, अब एल.एन.टी ज़्यादा कौन होगा? तो इस तरह के सब ऑर्डर बैकलॉग होते आ रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ से होगा। तो मुझे लगता है कि दे हैव पेग द अलोकेशन टू द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रादर देन बजटरी कंस्ट्रेंट। इसका एक कारण और भी हो सकता है। भी देखो, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद एक आचार संहिता लग जाएगी, राइट। तो 3 महीना नए टेंडर्स, नए प्रोजेक्ट्स भी नहीं निकलेंगे। तो बेसिकली इफेक्टिवली आपको 9 ही महीने काम करना है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 9 महीने का ही है। 9 महीने में भी 1 महीना आगे का, 1 महीने पीछे का काम कमी हो जाता है। इसलिए नहीं हो पाएगा। मैं तो काम ही नहीं करूँगा। तो ये काम valid point है। हाँ, तो ये भी देखना चाहिए कि, और दूसरा क्या है, ये कॉर्पोरेट की लैंग्वेज बात कर रहे हैं अभी ये लोग, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर परफॉर्म। को नंबर में पुराना जो नंबर में पूरी क्रेडिबिलिटी है। आप देखो लास्ट 3-4 साल के बजट में एवरी टाइम देयर इज ओनली अ पॉजिटिव सरप्राइज। तो आज इनको क्या है, वो पॉजिटिव सरप्राइज इनको कंसिस्टेंटली रखना है। आप बोल दो आप 12 लाख करोड़ का कैपेक्स करना है करके, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 5.1 की जगह 5.3 करोड़ हो जाता। पर उनको भी ये मालूम है, जैसे रामदेव भैया ने बोला कि वो 12 लाख करोड़ रुपया 9 महीने में एब्जॉर्ब करना ठीक नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। तो वो एक ये भी जो एंगल है ना 3 महीने के आचार संहिता का, ये भी बड़ा एक एंगल है। नीलेश भाई, आपसे इसी चीज़ पे जो मधु सर ने थोड़ा टच किया, ये मेरे ख्याल से अब पहली बार ऐसा दिख रहा है कि हम बजट सुनने के बाद में फाइन प्रिंट में नहीं घुसते। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि नंबर्स, हमें ये लगता है कि जो कह रहे हैं उससे ज़्यादा करके दिखा देंगे। टैक्स कलेक्शन में भी उन्होंने नॉमिनल ग्रोथ पकड़ी है, जबकि हम शायद सोचेंगे कि उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो क्या ये
अंडर प्रोमिस ओवर डिलीवरी वाला बजट दिखता है आपको? डेफिनेटली अनिल भाई, ये ट्रांसपेरेंसी का बजट है। एक समय था जब ऑयल सब्सिडी इस साल के अगले साल के बजट में चली जाती थी। फूड सब्सिडी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अकाउंट में रहती थी। उन्होंने ये सारे ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बजट आइटम को बजट के अंदर ले लिया। सेकंड, अब क्रेडिबिलिटी ऑफ नंबर्स के ऊपर काफी फोकस रहा है। रेवेन्यू अजम्पशन, एक्सपेंडिचर अजम्पशन काफी रियलिस्टिक है। अगर मैं और आप बजट बनाते तो हमारे नंबर भी मोटा मोटा इसी के आसपास आते ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस। कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, रेटिंग एजेंसीज को कन्विंस करने का कि भारत जो कह रहा है वो कर भी रहा है। क्या 4-5% की जो टैक्स ग्रोथ ली है वित्त मंत्री ने, कि हम इतना ही मान के चल रहे हैं, वो इसी वजह से कंजर्वेटिव साइड में ली कि 3-4 महीने हमें ज़्यादा काम करने को नहीं मिलेगा, या फिर थोड़ा धीमे चलना चाहते हैं? नहीं, थोड़ा उसको आपको माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा। एक तो उन्होंने कस्टम्स और एक्साइज में ज़्यादा बढ़त नहीं ली है। Correct. कस्टम्स बहुत डिपेंडेंट है ऑयल प्राइस पे। तो अगर आपका ऑयल का लास्ट ईयर का एवरेज 95 था और इस साल का अगर आपका एवरेज 80 का है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी और वो जो कस्टम्स ड्यूटी है उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, एज ए सेड, ये इंटरिम बजट है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा माइक्रो एनालिसिस करके कुछ बनाया गया है। और तीसरा, मोर इम्पॉर्टेंटली, स्टिल इनकम टैक्स कलेक्शन काफ़ी इन्होंने एग्रेसिव पकड़ा हुआ है। तो आई थिंक वो भी देखना पड़ेगा। मानी मैंने जो ऊपर से देखा, इनकम टैक्स एक्सपेक्टेशन इज ऑलमोस्ट 20% प्लस। तो इट इज स्टिल, आई वुड से, ये वाले बजट को ज़्यादा एनालिसिस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 महीने में एक दूसरा बजट आने वाला है। यू नो, ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हर साल 10% भी ग्रोथ पकड़े ना, अनिल जी, 5 साल में 65 लाख करोड़ का खर्चा होगा। ट्रू। यू नो, तो 65 लाख करोड़ ओवर 5 ईयर्स, ये फिगर बड़ा लगता है। अगर वो हो जाएगा ना, तो फिर हम यहाँ से गोरेगांव आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। वो तो हो जाएगा। अब ये यहाँ से गोरेगांव के बीच में ही होगा कि वो बता दिए। लेकिन वाकई में रामदेव सर, ये तो भले ही जो आप कहते हैं ना कंपाउंडिंग वाला मामला, तो कंपाउंडिंग वाला मामला एक्सपेंडिचर में भी बड़ा हो सकता है। समेशन ऑफ कंपाउंडिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब 10-12% से बढ़ाओ, लेकिन 5 साल में क्यूमुलेटिव कितना बड़ा हो जाएगा। सो वो 65 लाख का इफेक्ट पूरा आएगा ना, फिर जब आएगा तो इफेक्ट। तो आप जितनी इतनी कंपनियों से बात करते हैं इस वक्त, क्या मतलब जो भी इशू कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ है, वो इस बात को लेकर नहीं कि काम कम है, इस बात को लेकर एग्जीक्यूशन आप कितना कर सकते हैं, यही है? एटलीस्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। भाई जैसे आपके पास एक एलएनटी, आपको 70 एयरपोर्ट बनाने हैं, तो 70 के 70 उनको दो कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा तीसरा भी दिखाओ, कोई कौन बनाएगा एयरपोर्ट, बताइए आप। करेक्ट। सो इस टाइप का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी लिमिटेड है। So even if I have money and I want to put up 5 airports simultaneously, नहीं कर सकते आप। So उस टाइप के थोड़ा constraints भी हैं absorption का। और अब जैसे आपका रोड वगैरह में जो लैंड एक्विजिशन का चक्कर है, जी, उतना ही लैंड एक्विजिशन एक्वायर कर सकते हो। गडकरी साहब बोलते हैं मेरे पास 1 लाख करोड़ का सिंगल प्रोजेक्ट बनाऊंगा, लेकिन लैंड तो मिले ना फटाफट। करेक्ट। यू नो, सो वो डिफिकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आती है। बिल्कुल ठीक बात। एक और चीज़ जो नीलेश भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये साल हमारे लिए इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिहाज से कि इस साल शायद फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे बॉन्ड में पैसा डालना शुरू कर देंगे। क्या ये जो फिस्कल डिसिप्लिन वाली बात वित्त मंत्री जी ने की है, जो उनको ध्यान में रख के की है, और क्या जो फॉरेन से पैसा आने वाला है हमारे बॉन्ड्स में, क्या उसको मतलब इस पूरे डिसिप्लिन से क्या फायदा होगा? एक अनिल भाई, डेट इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में खरीदारी चालू कर दी है। इक्विटी में भले उन्होंने कुछ महीनों में सेलिंग की है, बट डेट मार्केट में लगातार बाइंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली जून 2024 में जब हम जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडाइसिस में इंक्लूड हो जाएंगे, तो पैसिव फंड है, जो इंडेक्स फंड है, वो लोग भी खरीदारी चालू करेंगे। उम्मीद है जून 24 के पहले तकरीबन $11 बिलियन अनाउंसमेंट से जून 24 के बीच में आएगा, और तकरीबन $23 बिलियन जून 24 से मार्च 25 के बीच में आएगा।
हम ब्लूमबर्ग के साथ भी निगोशिएट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनके इंडाइसिस में जाने की। ब्लूमबर्ग ने एक इंडाइसिस में तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर दिया है, उससे तकरीबन $1-2 बिलियन एडिशनल आएगा अगले साल। बट उनका एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, अगर उसमें हम आ गए ब्लूमबर्ग एग्रीगेट बॉन्ड इंडाइसिस, तो $10-12 बिलियन और बढ़ सकता है। ऑब्वियसली जब ग्लोबल निवेशक का पैसा आता है तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। पैसे के साथ जिम्मेदारी तो आएगी, लेकिन क्या ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है सुनील जी कि इतना बड़ा पैसा जो अब तक हमने इक्विटी में देखा है, लेकिन डेट में इतना बड़ा पैसा हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स का देखा नहीं, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बदलेगा? देखो क्या होगा ना, ये जब भी डॉलर आएंगे बॉन्ड में, और हमारा तो ये मानना है कि इस साल इक्विटी में भी पैसा आना चाहिए। ठीक है, पहले महीने में बैंक्स में काफ़ी सेलिंग हो गई, इसके लिए थोड़ा नेगेटिव फ्लो हो गया, बट आई थिंक पूरे साल में काफ़ी पैसा आना चाहिए। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली आरबीआई को रुपी रिलीज करनी पड़ेगी। तो जो अभी लिक्विडिटी का जो कंसर्न है, अगर आप बैंक्स भी बोल रहे हैं कि हमारे पास डिपॉजिट्स नहीं है, लिक्विडिटी का कंसर्न है, या ये कंसर्न आ रहा है कि कंजम्पशन कम हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर है, लिक्विडिटी थोड़ी टाइट है, आई थिंक उसको एक ईज ऑफ मिलेगा। तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद थोड़ा कंजम्पशन में भी अपटिक आए। और इंडिया की जैसी देश के लिए है ना, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी इकोनॉमी इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी, इसमें कंजम्पशन भी लाना चाहिए। बिकॉज अगर फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आ रहा है तो हमारे वो 150 करोड़ लोगों को देख के आ रहा है। करेक्ट, यहाँ पे लोग जूते भी खरीदेंगे, कपड़े भी खरीदेंगे, गाड़ी भी खरीदेंगे, 2 व्हीलर भी खरीदेंगे। तो आई थिंक दैट कंजम्पशन अपटिक शुड स्टार्ट। लकीली 2-3 कंपनियों के रिजल्ट्स थोड़े ठीक आए, बाय एंड लार्ज कंजम्पशन इतना अच्छा नहीं है, बट अभी जो रिसेंट आए हैं उसमें 2-3 कंपनियों के रिजल्ट्स थोड़े ठीक आने लग गए। हो सकता है ये पैसा आने से थोड़ा बूस्ट मिल जाए। देखो बजट में ये पैसे का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज है तो डेट ही। करेक्ट, यानी आप यहाँ के बदले वहाँ दे रहे हो, तो आपका हो सकता है रेट्स जो है वो अभी 7.25 का 7.07 7.08 हो गया, हो सकता है वो 6.8 6.9 पर आ जाए, विच इज़ गुड लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगा, आई थिंक दैट विल एड कंजम्पशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि आपने कंजम्पशन जरूरी। और रामदेव सर, अभी तक जो समझ में आ रहा है, आप तो इतनी क्लोजली सारी कंपनियों को देखते हैं, थोड़ा रूरल कंजम्पशन में वो मज़ा नहीं दिख रहा। शायद शहरों में तो फिर भी लोग थोड़ा अच्छे से पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बजट से कुछ थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा? क्योंकि वित्त मंत्री जी ने शुरुआत में एक ही चीज़ बोली कि ये बजट युवा के लिए है, महिलाओं के लिए है, गरीबों के लिए है और किसान के लिए। तो मतलब ज़्यादातर तो इसका मतलब ये कि क्या रूरल इकोनॉमी थोड़ी मजबूत हो पाएगी इससे? ऐसा बजट से देख के ऐसा, मतलब वो तो बजट स्पीच रहता है, ये 4-5 सेक्शन तो हर बार ही बोलते हैं, तो ऐसा मुझे इतना कुछ लगता नहीं कि इतना टारगेटेड वे में कुछ बदलाव आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा। अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे आप एक्चुअल रिजल्ट 2% वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब जो आपको यहाँ तूफान है बाजार में, और जो कई सेगमेंट में जो अच्छा दिख रहा है उसका, मतलब से इवन ऑटोमोटिव इज गुड। जैसे आज अभी मारुति का नंबर आया 2 लाख का कार का, करेक्ट, 3 लाख कार का। सो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब ड्यूरेबल्स में या थोड़ा लार्जर टिकट में थिंग्स आर गुड, लेकिन जो ब्रॉड मासेस हैं, जहाँ पर 80 करोड़ जनता को जो ये फ्री फूड चल रहा है, वहाँ पर अभी भी कुछ ना कुछ पेन है। मे बी इट इज़ इन्फ्लेशन, बट अपटिक नहीं है वहाँ पर अभी तक पता नहीं इनको क्या करना पड़ेगा। मे बी इन द न्यू बजट दे माइट थिंक ऑफ इट बिल्डिंग दैट कंजम्पशन बेस, बिकॉज अल्टीमेटली अपना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ये 100 करोड़ जनता जब डिमांड करती है कोई चीज़, करेक्ट, तो आप सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन वो इवन बिस्किट कंपनी, ये जो जितने मास कंजम्पशन के आइटम हैं सब जगह बहुत स्लो है, हमें 4-5% भी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं कहीं। सो ये क्या है मेरे को नहीं समझ में आता है। मतलब जो इवन कंपनी वाले बात करते हैं तो बोलते हैं यार समझ में नहीं आता क्या है। अच्छा, हो सकता है कि फसल खराब है, थोड़ा ड्राउट हो रहा है, या इन्फ्लेशन भी मार रहा हो कहीं पर, या कुछ जॉब सिक्योरिटी ना हो, मतलब देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। मधु सर, आप क्या सोचते हैं? कंजम्पशन थोड़ा सा जो रिमोट इंटीरियर में कहीं भारत में जो थोड़ा ढीला ढाला है अंदर, नहीं वो है, आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है। थोड़ा कोविड का भी इम्पैक्ट है ना, 2-2 साल तक के वो तबके के लोग तो घर पे थे, बहुत सारे लोगों को रोजगारी नहीं थी, इनकम नहीं थी, काफी लोगों के अर्निंग मेंबर्स नहीं रहे। एक दूसरा इन्फ्लेशन डेफिनेटली एक कारण है, एक एलिवेटेड है। काफ़ी सारी नौकरियां चली गई कोविड की वजह से। अपने ही कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने नीचे लोगों को निकाल दिया, वो भर्ती नहीं हो रही है। थोड़ा आईटी में स्लो है रिक्रूटमेंट। आई थिंक कॉम्बिनेशन, बट ये साइकिल है अनिल भाई, अपन ने देखा है
ये इंडिया में 2-4-6 महीने का प्रॉब्लम हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है एंड ये वापस होना ही है। देखो आई सो पर्टिकुलरली आई एम नॉट टेरिबली वरीड कि ये वापस रिवर्ट नहीं होगा। और जो सुनील ने बोला ना, इसमें एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है ये बॉन्ड का, इट इज स्टेबिलिटी और मे बी स्ट्रेंथनिंग ऑफ करेंसी। करेक्ट। क्योंकि जब आप बोल रहे हो 25-30 बिलियन डॉलर जो आपका है ही नहीं, ये आएगा, तो आज की घड़ी में अपना वैल्यूएशन क्यों ऐसा है? फर्स्ट टाइम मेरे करियर में मैं देख रहा हूँ कि इन्फ्लेशन इतना स्टेबल है, करेंसी इतनी स्टेबल है, इंटरेस्ट रेट इतना स्टेबल है, तो ये जो पूरे मैक्रो फैक्टर्स हैं दे आर बिकम सो स्टेबल, उसकी वजह से आप वैल्यूएशन दे रहे हो ना। करेक्ट। तो अगर फॉरेनर को तो ये लगने लग जाए कि मेरे को करेंसी डिप्रिसिएशन का बड़ा रिस्क नहीं है और जो रिस्क कम है, पिछले 15 साल में जो कंपाउंड करेंसी डिप्रिसिएशन हुआ है, अगर वो भी नहीं होगा या कभी किसी को ये समझ में आ जाए कि करेंसी अप्रिशिएट होगी तो मार्केट में तो लाव है फिर। मार्केट की आपने बात की। एक मैं आपको बोलता हूँ, ये इमर्जिंग मार्केट की जो बात है ना, ये घोड़े का पैसा क्यों जा रहा है, मैं बोलता हूँ आपको इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। पैसा आता है एज ए इमर्जिंग मार्केट, एज ए एसेट क्लास। राइट। अब इमर्जिंग मार्केट एज ए एसेट क्लास में रशिया मर गया, चाइना का वेटेज आधा से कम हो गया। करेक्ट। तो अगर आपने 100 रुपये लगाया था, कोई बड़ा जो पेंशन फंड है, बड़ा जो फैमिली ऑफिस है ना, दे डोंट एलोकेट मनी टू इंडिया, दे एलोकेट मनी टू इमर्जिंग मार्केट। उसमें चाइना की वजह से लोग इतना मर गए ना कि वहां पे से विड्रावल है। तो आज चाहे HDFC बैंक और एक्सिस बैंक लोग इसलिए नहीं बेच रहे हैं क्योंकि उसमें वैल्यूएशन महंगा है या बैंक में कोई प्रॉब्लम है, वो तो बहाने की बात है। पर रियलिटी ये है कि पैसा आपका कहीं और लग चुका है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको यहाँ से पैसा निकालना है। करेक्ट। तो जब आप, मैं बोलता हूँ, आप ये बात ध्यान रखना, लोग बोलते हैं चाइना रिवाइव होगा तो इंडिया में इम्पैक्ट होगा। अगर चाइना रिवाइव होगा और वहाँ पे पैसा आना चालू होगा ना, इंडिया में भी जोर से पैसा आएगा। अच्छा। इट विल कम एज ए इमर्जिंग मार्केट, एज ए एसेट क्लास। तो वो डरने की जरूरत नहीं वो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि आपने पैसे की और मार्केट की बात की है, तो मुझे बजट के बाद मार्केट के डायरेक्शन पर भी आपसे बात करनी है और चारों एक्सपर्ट से हम समझेंगे कि अब बजट के बाद बाजार कैसे रहने वाला है और आगे एक बड़ी इवेंट फिर इलेक्शन की भी आने वाली है। अब से इलेक्शन के बाद अगले 5 साल अमृतकाल, बहुत कुछ चर्चा करनी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। बजट 2024 मार्केट स्पेशल इस खास शो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ब्रेक के बाद। और हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ हैं कोटक म्यूचुअल फंड के MD नीलेश शाह साहब, और स्टूडियो में मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर और चेयरमैन रामदेव अग्रवाल साहब हैं। एबेकस एसेट मैनेजर से सुनील सिंघानिया साहब हैं और MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला साहब भी हमारे साथ हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे कि पैसा बहुत बड़ा आने वाला है, विदेशी निवेशकों का आएगा, डेट में भी आएगा, आप लोग कॉन्फिडेंट इक्विटी में भी आएगा। रामदेव सर मुझे ब्रेक में एक स्लाइड दिखा रहे थे कि किस तरह से आगे चलते हुए डॉलर ग्रोथ जो हमारी होने वाली दुनिया में सबसे बढ़िया, दुनिया के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। सर ये फंडा जरा समझाइए। एक तो इसमें स्लाइड है बजट में हाँ, जो बजट का वो आता समरी आता है उसमें जी कि डॉलर GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द पास्ट एंड प्रोजेक्टेड फॉर नेक्स्ट 5 years, मतलब अगले 5 साल के लिए 29 एट अबाउट 10%, 10.5%, and below that is the world GDP growth of about 5% in dollar terms. तो डॉलर टर्म से हम दुनिया भर से दुगुना ग्रोथ करने का है अगले 5 साल, ऐसा उन्होंने लिखा है। और एक खास बात ये अगले पीछे 25 साल का रिकॉर्ड है इंडिया का, दैट वी हैव ग्रोन डिस्पाइट ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम विद रुपये, डॉलर एंड ऑल, एट 9.5% डॉलर GDP ग्रोथ रेट। ये किसी को ज़्यादा ध्यान में आता नहीं। तो यस 3% वी आर लॉस, बट आवर नॉमिनल GDP ग्रोथ इज ऑल्सो 12%। सो इस बार क्या कर रहे हैं, देखिए रुपी डॉलर को बहुत ज़्यादा फोकस है। दे हैव केप्ट द रुपी वेरी वेरी टाइट एट अराउंड 83। तो आपको जितना नॉमिनल GDP ग्रोथ आएगा, जैसे 11% आएगा, तो यू नॉट ग्रो एट 9.5, 10, यू विल ग्रो एट 11। सो उस टाइप का कुछ कहानी बन सकता है। उसके ऊपर से बाई चांस एप्रिसिएशन हो गया, 83 मान लो 80 भी हो गया, देन यू टॉक 16-17% डॉलर GDP ग्रोथ रेट। एक तो ये कहानी हो गई। दूसरा ये है, आप देखिए जो मार्केट कैप ग्रोथ कैसे हो रहा है इंडिया में। आपका इंडेक्स ग्रोथ हो रहा है से 15% समझिए आप, लेकिन आपको बिकॉज ऑफ न्यू इशुएंसेस, जैसे लास्ट ईयर मार्केट एक्सपांडेड बाय 29% इन डॉलर टर्म्स, 29%. सो यू ग्रू बाय ऑलमोस्ट $1 trillion ऑन टॉप ऑफ 3.5 trillion. सो यू बिकम 4.5. सो यदि आप ये 25% मतलब 15% इंडेक्स और 10% न्यू इशुएंसेस, करेक्ट, ऐसा कर यदि 25% से ग्रो करो तो 3 साल में आप 9 ट्रिलियन के आसपास होगे।
you will become clearly the second largest market economy. Okay, and which is where the China is today and struggling. तो मतलब हम उनके जीडीपी में नहीं मैच कर सकते इमीडिएटली, बट 3-4 साल में एक चांस अच्छा है. मार्केट तो मैच है, मार्केट कैप में हो जाएगा. अब उसको कैसे यूज़ करें, चाहे वो पीएसयू वैल्यूएशन के साथ में हो, चाहे मतलब सी आपके पास में पैसे हैं, सिटीजन्स के हैं, वो कैसे आप उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकते हो या इंटरप्रेन्योर्स यूज़ करें, वो एक बात की बात है. लेकिन ये बहुत बड़ा फोकस गवर्नमेंट को आ रहा है, वो मतलब वहाँ तक ये चार्ट पहुँच रहा है, वो बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल ठीक बात. मार्केट पर बात करूँ उससे पहले नीलेश भाई एक चीज़ पर और बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा बाजार के डायरेक्शन पर आऊँगा. और वो ये कि वैसे तो इंटरिम बजट है, आमतौर पर हम मान के चलते हैं कि इनकम टैक्स वगैरह स्लैब्स वगैरह में कोई बदलाव होगा नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों का मानना था कि इतिहास में पहली बार अगर ऐसा हुआ कि इनकम टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से जीएसटी से ज़्यादा है, तो एक केस तो बनता है आपकी हमारी सबकी इंटरेस्ट इनकम टैक्स की स्लैब थोड़ी कम हो. मतलब अगर थोड़ी बहुत कोई पूछे कसक क्या रहेगी, कमी क्या रहेगी, तो मेरे हिसाब से शायद वही होगी. आपको भी लगता है? अनिल भाई, हम तो इंटरेस्टेड पार्टी है तो बात करना उचित नहीं होगा. जी, लेकिन एक बात जी 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 एक बात जरूर है कि आज अगर हम देखें मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी इक्विटी मार्केट काफी डेवलप हो चुकी है. दुनिया का सबसे ज्यादा डेरिवेटिव वॉल्यूम ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे वहां पे होता है. हम T+1 सेटलमेंट करते हैं, T+0 की बात कर रहे हैं. दुनिया वहां तक पहुंची नहीं है. बट अगर हम अपनी डेट मार्केट को देखें तो इमर्जिंग मार्केट पीयर्स के सामने ठीक ठाक है, बट डेवलप मार्केट के सामने बहुत ही अंडर डेवलप्ड है. तो हम कैसे इक्विटी और डेट दोनों मार्केट को डेवलप कर सके, डीप कर सके, ताकि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को इक्विटी और डेट दोनों हमारी मार्केट ही प्रोवाइड कर सके. और यहाँ पे टैक्स इंसेंटिव्स बड़ा भूमिका रखते हैं. तो थोड़ा टैक्स इंसेंटिव बजट में डेट मार्केट के लिए अगर आएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा. बिल्कुल ठीक बात है. डेट पे स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड में जो टैक्स बढ़ा है, और इस बार मेरी काफ़ी टैक्स एक्सपर्ट से भी बात हुई, तो बोले अगर जुलाई वाले बजट में कोई एक चीज़ चाहिए तो ये कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल इंडेक्स के जो रैशनल है ना, उनको थोड़ा ठीक कर दे. बस वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि बड़े बड़े टैक्स एक्सपर्ट को भी एक बार बुक रेफर करनी पड़ती है. आइए बाजार की अब बात करते हैं. सुनील जी, बाजार के डायरेक्शन में कोई बदलाव इस बजट की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं, आई थिंक स्टेटस को इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो रीइंफोर्स होता है कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ पे फुल फोकस है गवर्नमेंट का विद फिस्कल प्रूडेंस. वो बहुत ज़रूरी है. आप पैसा तो खर्चा कर दो, लेकिन अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जाए तो फिर वो तो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है. तो आई थिंक कॉम्बिनेशन, जैसे बॉन्ड का पैसा आएगा, एक तो कंपल्शन है कि वो बॉन्ड इंडेक्स में आ गए, इसके लिए पैसा डाल रहे हैं. दूसरा मन से भी डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है उनको, अगर 7% 7.5% डॉलर रिटर्न कोई कंट्री दे रही है और दूसरी कंट्री में उतना स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो आई थिंक नॉर्मली भी आएगा. और जैसे मैंने कहा, आई थिंक फॉरेन पैसा इंडिया में आएगा ही आएगा. अगर 10% हम 7 साल तक ग्रोथ हैं तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 8 ट्रिलियन हो जाएगी. तो 80 साल में 4 ट्रिलियन पे पहुंचे, उतना वेल्थ आपका अगले 7 साल में बनने वाला है. और क्या चाहिए? तो अगर कोई बोला मैं छूट गया अगले लास्ट 80 इयर्स में, तो अगले 7 साल में उतना बना नहीं. अगर 80 साल नहीं भी लगाया पैसा, 7 साल ही काफी. 7 साल काफ़ी है. बिल्कुल बिल्कुल. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो नीलेश भाई, एक बार आपसे ही मार्केट के डायरेक्शन पे भी राय लेना चाहता हूँ, और साथ ही वो इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी पैसा लगाकर बैठे हैं, और काफ़ी लोग तो इंतजार में भी थे. मुझे पता है, मैं जानता हूँ कई लोगों को, हम तो बजट के बाद लगाएंगे. हम समझाते थे भाई ये इंटरिम बजट है. वही तो मतलब ये इंटरिम बजट है, वो वाला नहीं नहीं नहीं, हम तो उसके बाद लगाएं. क्या राय है आपकी उनके लिए? हम तो अनिल भाई सभी निवेशकों से यही गुजारिश करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनिए. भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है. $7 ट्रिलियन जीडीपी इस दशक के अंत तक बन जाएगा. आज मेरे पिताजी तो जिंदा नहीं है, और बट मैं उनके पास जाता और कहता कि पापा, आपने अगर इक्विटी मार्केट में 70, 80, 90 के दशक में निवेश किया होता तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं रहती, मैं घर पे बैठ के आराम करता. और वो कहते कि बेटा, उस समय अनिल सिंघवी जैसे लोग नहीं थे, सुनील भाई जैसे, मधु भाई जैसे, रामदेव जी जैसे फंड मैनेजर नहीं थे,
इन्वेस्टर नहीं थे तो मैंने निवेश नहीं किया, मैं शायद अपने पिता को माफ कर देता। लेकिन आप सोचिए 15-20 साल बाद अगर आपके बच्चे आपके पास आए और ये कहे कि पापा आपने निवेश क्यों नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे? बजट की राह देख रहा था। तो भारत की ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट करिए, लंबे समय के निवेशक बनिए। अब ये बात तो मतलब इतना इमोशनल पॉइंट दिया है, मेरे ख्याल से इसमें एक चीज़ जरूर है, रामदेव सर आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। सबके बच्चे खुश हाँ हाँ, मतलब स्पेशली आप, क्योंकि मेरे ख्याल से आप तो 89-90 से नहीं, उससे भी पहले से 89-90 से 100% इक्विटी। है ना, ठीक है। 90 तक तो पैसा ही था, तो 100% कोई मतलब नहीं आता है, 100% इंटू जीरो था। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा पैसे आया उसके बाद 92, सो 92 के बाद 100% इक्विटी। बिल्कुल। और नीलेश भाई, अब ये बात आपने जो कही है ना, वाकई में बहुत लोगों को सोचने पे मजबूर करेगी कि अगली जनरेशन को जवाब क्या देंगे, कि हम तो वही गोल्ड लेके बैठे थे, हम तो वही प्रॉपर्टी लेके बैठे थे, अंडर परफॉर्म किया। मधु सर, क्या लगता है आपको, जो एक बढ़िया फॉर्मूला सुनील जी ने बताया भी कि भाई 80 साल का पैसा 8 साल में बन सकता है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में? बट सही बात है ना अनिल भाई, मैं तो बोल ही रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 2047 तक अमृत काल है। मैं तो बोल रहा हूँ अगले 5 साल इक्विटी का अमृत काल है। राइट, जो बाजार दिखा रहा है अपने को, जिस हिसाब से पार्टिसिपेशन है, जिस हिसाब से लोकल पार्टिसिपेशन है, नई नई कंपनियाँ आ रही है और जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट हैं, इसमें मैं पूरी तरह से सहमत हूँ नीलेश भाई से, दैट यू नो, इसमें अनिल भाई, हम भी शाणे की तरह 30 साल में कई बार ये मार्केट को टाइम कर चुके हैं, ये होएगा फिर करेंगे, वो होएगा फिर करेंगे। एक कुछ मार्केट हमारे से सबसे ज़्यादा शाना है। तो अभी इसमें क्या है और इसमें क्या है, वो ये सब बोलने की बातें है कि इंटरिम बजट, ये बजट तो पूरा ही है, राइट। इसमें क्या क्या नहीं है, थोड़ा स्पीच इंटरिम था बस, बाकी बजट तो पूरा है, डायरेक्शन तो पूरा डायरेक्शन पूरा है, नंबर पूरे हैं। इंटरिम क्या है इसमें? तो मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या, जिसको नहीं लगाने हैं ना, उसके बाद 25 बहाने, हाँ सही बात है। 25 बहाने, और जिसको लगाना है वो लगा रहे हैं, इन्वेस्टर जो जिनको लगाना है वो लगा रहे हैं। और ये कैसे, राकेश भैया बोलते थे ना, मैं आपका अगला सवाल प्रीएम्प्ट करके जवाब दे रहा हूँ, ये क्या इधर बफे है, राइट। भैया बोल के गए कि जो पसंद है वो खाओ, इतना मत खाना कि बदहजमी हो जावे। पहले प्लेट हाथ में लो, पहले प्लेट आराम से खाओ, जितना जो खाना है। तो यहाँ पे इतना चॉइस करने को, इतना कुछ चूज करने को है फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इवन नाउ आई से, जितना मार्केट बढ़ गया उसके बावजूद भी, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू है और आपका खुद का पैसा है, तो फिर भी अभी भी बहुत चॉइस है कमाने के लिए। तो इसमें अभी क्या आप पालोगे? सपोजिंग बजट में आपने टाइम कर भी दिया, जो निफ्टी का रोज पुट कॉल कर रहा है उसके लिए तो 200-400 पॉइंट का बहुत बड़ा महत्व है। और आप अगर 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या महत्व है 200? आप जो बोल रहे हो बुफे वाली बात, तो अभी तक तो बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं कि 8 बजे जाऊँ या 7 बजे जाऊँ, भीड़ किस वक्त कम होगी। वो बाहर से बैठे हुए, अभी तक बुफे में पहुंचे तो प्लेट लेके गपशप लगा रहे, लोग खा रहे। तो मतलब वही वाली बात है कि भाई प्लेट तो हाथ में लो, सामान तो लो, फिर खाओ। और ज़्यादा खाने वाले तो आज, मतलब मेरे ख्याल से सुनिए, सब ज़्यादातर तो अंडर इन्वेस्टेड ही हैं अभी भी। जो जितना ज़्यादा समझदार है ना, वो उतना अंडर इन्वेस्टेड है। और जितने बड़े लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर इन्वेस्टेड है। अच्छा, वो ज़्यादा शाणे और समझदार है। एडवाइजर हमके 2-3 एडवाइजर हैं। क्या होता है ना, अभी जैसे भैया ने बोला, हर HNI के पास आजकल टाइम भी बहुत है और एडवाइजर्स भी बहुत है। और क्या होता है ना अनिल जी, बहुत लॉजिकल है, कोई आपको पॉजिटिव चीज़ समझाता है ना, तो आपको 4 जन चाहिए बोलने के लिए पॉजिटिव, तब दिमाग में बैठता है। और नेगेटिव अगर किसी ने एक भी बोल दिया ना, तो वो अपने दिमाग में बैठ जाता है। बोले अरे रशिया यूक्रेन, बोले न्यूक्लियर वॉर होगा, अरे आप मर जाओगे तो इक्विटी में क्या फर्क पड़ेगा। और अगर वर्ल्ड वॉर ही हो गया तो फिर क्या, बचा के भी क्या कर लोगे? फिर तो खर्चा करो। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब भाई, तेजी तो है, अगले 5 साल की भी है, क्या लेना है, क्या खरीदना है, क्या अच्छा लगता है? जैसे मैं पहले बोला ना, हम प्रीएम्प्ट करके बोल रहा हूँ। आपने तो खाली बुफे का आइटम नहीं बताया ना। तो मैं वही बता रहा हूँ अनिल भाई, देखो एट द सेम टाइम एंड अ मोर सीरियस नोट, ये क्या है, ये ऐसा मार्केट है ना जहाँ पे देयर इज डेफिनेटली सर्टन पॉकेट्स विच आर ओवर हीटेड, जहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी, मेरे हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेच भी है, राइट।
और ये सब बोलते हैं ना पैसा कमाना आसान है, 800 करोड़ लोग दुनिया में सिर्फ एक ही चीज में यूनानिमस है, वो है पैसा कमाने में। कमाना सबको है, एकदम सही है। तो पैसा कमाना कभी भी आसान नहीं है ना। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अरे 2-3 साल पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा अपने फेवर में था, मे भी अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना फेवर में नहीं है, तो अभी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पर मुझे फार्मा सेक्टर अच्छा लगता है। लीडर्स ऑलरेडी दिखा रहे हैं, लिटरली लाइफ हाई पे है। जितनी 4-5 बड़ी फार्मा कंपनी है, जो मिड साइज कंपनी है, उनके नंबर लास्ट 2-3 क्वार्टर के अच्छे आए हैं, और मुझे लगता है ये प्रोस्पेक्ट अभी यहाँ से भी जाके अच्छा होगा। इसका प्राइस वाइज परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है लास्ट 1.5-2 साल में, बिकॉज कोविड हो गया, लॉजिस्टिकल इश्यूज थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। US FDA का इंस्पेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, तो नए प्लांट का, नए ड्रग्स का अप्रूवल नहीं हुआ। वो सब अभी होएगा, तो मुझे लगता है एक ये सेक्टर में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, EPC जो अपन कई बार बात कर चुके हैं, वहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी अंडर इन्वेस्टमेंट है। और ये जो कैपेक्स का जो साइकिल है, जैसे रामदेव जी ने कहा, एक L&T सब कुछ बना थोड़ी लेगा। तो सबकी ऑर्डर बुक देखो, सबकी बैलेंस शीट की क्वालिटी देखो, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, कंपटीशन काफ़ी कम हुआ है, तो वहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। सेलेक्ट फाइनेंशियल कंपनीज में, फाइनेंशियल कंपनीज का इतना अच्छा है नल भाई, जैसे अगर आपने पूरा सेक्टर पकड़ लिया होता तो आप अटक गए होते। करेक्ट। अभी देखो 3 साल में धुरंधर से धुरंधर प्राइवेट सेक्टर बैंक में कुछ रिटर्न नहीं है, और पब्लिक सेक्टर बैंक 3-3, 4-4, 5-5 गुना भाव हो गया। सही बात। तो फाइनेंशियल सेक्टर में टोटल 100 कंपनियां हैं और $1.2 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। तो इसमें 3, 4, 5, 7 कंपनियां हर साल रहती है जो 2-3, 4 गुना भाव होता है। ढूंढना पड़ता है बस। बिल्कुल राइट। तो इफ यू आर लिटिल अहेड ऑफ द गेम, तो आपको पक्का फाइनेंशियल सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल। सुनील जी, आपको क्या पसंद है? नहीं, आई थिंक मैं मधु से एकदम सहमत हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। अभी हम बात कर रहे हैं 10.5% GDP ग्रोथ और 4 ट्रिलियन गोइंग टू 8 ट्रिलियन। ये 4 ट्रिलियन में है ना, रोटी कपड़ा का महत्व ज़्यादा था, बिकॉज वी ग्रू फ्रॉम अ बेसिक थिंग, थोड़ा मकान हुआ। ये 4 से 8 ट्रिलियन में खर्चे का ज़्यादा होगा। तो आई थिंक ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाला है ना, ये बहुत बड़ा है। अभी 140 करोड़ लोग में से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खाली बेसिक चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पूरा चेंज हो जाएगा। अभी ये 10 साल बाद वो 40 करोड़ जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 100 करोड़ हो जाएंगे। करेक्ट। तो जो 60 करोड़ हम ऐड करेंगे, दैट इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप पुट टुगेदर। अभी वहाँ देख लो क्या कंजम्पशन है। तो आई थिंक कंजम्पशन थोड़ा लॉन्ग डेटेड है, बट आप जितना भी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का टोटल मार लो, वो मार्केट कैप का 5% भी नहीं होगा। आई थिंक दैट विल चेंज टू मे बी 10-15% ऑन अ हायर मार्केट कैप। Correct. I think it's a good thing. बाकी I agree with Madhu that financials में अभी भी है. I think anything to do with even non-fund based financial, जैसे wealth management company, asset management company है, पैसा आएगा तो लोग डालेंगे भी। आप भी सर आपकी भी लिस्टिंग करवाओ और क्या। रामदेव सर की तो लिस्टिंग हुई थी, देखिए स्टॉक कराओ जल्दी कराओ यार। हाँ, साल में मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक डबल हो रहा है सर। तो मतलब आपको तो डबल हो ही रहा है सर स्टॉक। 15-20 साल के बाद डबल हुआ है। ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ 12 महीने में, लेकिन बहुत ज़्यादा 10 साल तक वेट किया हमने डबल होने के लिए। ठीक है, बताएं सर आपको क्या पसंद है? मेरे को जो बधुआ जो बोले हैं ना, जो फाइनेंशियल, उसमें क्या है, कैपिटल मार्केट जो सेगमेंट है ना, वो बहुत इसके एसेट लाइट है वो। और ये जो हर महीने 4 मिलियन कस्टमर आ रहे हैं, आपके देखिए 2020 में 40 मिलियन कस्टमर थे, वो भी डुप्लीकेट मिला गए, मतलब इंडिविजुअल तो 20 मिलियन हो गए। इतनी बड़ी कंट्री में सिर्फ 2 करोड़ जनता बाजार में थी। अब जो है आ रहा, बिकॉज डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो गया, 5 मिनट में अकाउंट चालू हो जाता है। लास्ट मंथ में 4.2 था, इस महीने मेरा था 4.2 प्लस आएगा, जो भी आएगा। तो ये जो तूफान दिख रहा है बाजार में, उसका पूरा श्रेय, मैं तो बोलता हूँ 110% श्रेय इसके कारण से है। तो इसका जो साइड इफेक्ट है, चाहे एक्सचेंज हो, अब NSE लिस्टेड नहीं है, आप देखिए BSE क्या लिस्टेड है ना, आप जितने ब्रोकिंग कंपनी है, वी आर हेटेड कम्युनिटी, मतलब इतना, मतलब PSU के भी बाप है हम लोग, समझे ना, इन टर्म्स ऑफ हेट्रेड। लेकिन क्या होता है, देखिए हर कुत्ते के दिन फिरते हैं। सुनिए ना, मैं बताता हूँ, ये जो बहुत रेस्पेक्ट है आपकी, ऐसा नहीं है। Y2K में नहीं, आप तो रिस्पेक्ट देते हो क्योंकि आप भी उसी कम्युनिटी से हो।
चलो हम सब सेम कैटेगरी में जी सर। नहीं बताता मैं, जो Y2K हाथ था, सत्यम का जो है ना, एक बहुत होशियार आदमी ने मेरे को सत्यम के शेयर दिलाए थे 95-96 में। लेकिन क्या है, फालतू मेरे शेयर में डाल दे करके, उसका पैसे भी वापस ले लिया मैं। सत्यम तो बेच ही दिया, उसको पैसा मैनेज कर दिया था, वो भी वापस ले लिया। अच्छा। इतना तो मतलब अज्ञानता था। हाँ। और उसके बाद 5 साल में जो Y2K हुआ, वो पूरी कंट्री को बदल दिया। करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ उससे बड़ा तेजी है वो कैपिटल मार्केट पे। अच्छा, हाँ, उससे बड़ा है। मतलब आईटी का जो बूम 2000 में होता उससे ज़्यादा। बड़ा मार्केट आईटी का बूम 20 साल हो गया है, ये 10 साल में होगा जो भी होगा, अगले 10 साल में। अमृतकाल सुपर अमृतकाल है। यानी कि एक्सचेंजेस हो गए, डिपॉजिटरी हो गई, आरटी एजेंट हो गए, ब्रोकर हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए। अभी देखना कितनी कंपनी लिस्ट होंगी इस सेक्टर से। अभी तो मतलब हो गए 30-40 कंपनी होंगी, छोटे छोटे होंगे अभी देखना कितना आएगा, इसी सेक्टर से आएगा। क्या बात है अनिल भाई, एक और घिसा हुआ रिकॉर्ड अपना पब्लिक सेक्टर बैंक का, बिकॉज आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड। अपने 2-3 साल से बात कर रहे हैं, अभी भी स्केप्टिसिज्म बहुत है। एक नया एंगल है, आज ही मैं सोच रहा था, अभी कितनी सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जिसका 20, 25, 30, 35, 40 पी हो गया। ये बैंकों का अभी भी 5 पी है। या तो उनका नीचे आएगा या तो भाव 5-5 गुना हो गया। ऊपर वाले के नीचे आने की जरूरत ही नहीं है, नीचे मैं बोल रहा हूँ, भाव 5-5 गुना हो गया। और अभी भी अगर आप देखोगे ओनरशिप ना, आप कोई म्यूचुअल फंड को निकाल के देख लो, उसका देखो एज अ प्रपोर्शन ऑफ देयर एसेट विच इज देयर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हार्डली एंड द प्रपोर्शन ऑफ देयर एसेट विच इज देयर इन प्राइवेट सेक्टर बैंक। ट्रू। तो क्या है, आई एम प्राउड टू ओन, नॉट हैप्पी टू ओन। प्राउड टू एब्सोल्युटली। ये इस खास बात है कि आप 4 ऐसे बड़े दिग्गज हैं, इनके साथ मतलब कब 1 घंटा खत्म हो जाए पता नहीं चला। जबकि हम शुरुआत कर रहे थे तो सब बात क्या हो रही थी, मुझे तो कुछ है नहीं, क्या बात करेंगे 1 घंटे, पता ही नहीं चला 1 घंटा कब निकल गया। लेकिन बिल्कुल आपसे जो डीप इंसाइट बजट पर मिली, मार्केट पर मिली, बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव सर, सुनील जी, मधु सर और नीलेश भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में आज हमारा साथ देने के लिए। बस बजट के इस मार्केट स्पेशल शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।